एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं विक्रम वन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लेकर आई एक अपडेट से। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को लेकर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से विक्रम वन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो इग्नाइटर के साथ डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। साथ ही साथ उन्होंने थर्ड स्टेज रॉकेट मोटर को रियलाइज कर लिया है। ये रॉकेट मोटर 2400 किलोग्राम के प्रोपेलेंट मास के साथ देखने को मिलती है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 75,000 न्यूटन का है। और ये रॉकेट मोटर ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उससे गुजर चुकी है, और जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो भी हो चुका है। आने वाले भविष्य में विक्रम वन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ ये इस चीज़ का प्रमाण भी है कि हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं ये किस हद तक जो हमारा डिफेंस और दूसरा सेक्टर है उस पर मदद कर रही हैं। दोस्तों, जापान मिलिट्री टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे बढ़ता जा रहा है इसका अनुमान आपको इस रिपोर्ट से हो जाएगा। हाल ही में स्पुतनिक इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट साझा करी गई है, जहां पर जापान के भविष्य के रोबोट को लेकर एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दरअसल जापान ने 4 पैरों वाला एक ऑफ रोड व्हीकल अनवील किया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है। दरअसल इसका नाम है कावासाकी कॉर्लियो, जो कि एक रोबोट है और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यह टफ टेरेन को भी टैकल कर सकता है। और इसमें हमें एक हाइड्रोजन इंजन देखने को मिलता है, और ये बेसिकली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको शिफ्ट करके खुद को कंट्रोल करता है, और ये एक घोड़े की तरह चलने में सक्षम है। यानी कि जापान ने जो भविष्य की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रख करके अपना कॉलरियो जो रोबोट है इसको अनवील कर दिया है। हालांकि अभी ये सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरेगा और उसके बाद इसे जो मिलिट्री एप्लीकेशंस है उनमें यूज़ किया जाएगा। हालांकि इसके रोल्स क्या होंगे इसको लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक ऐसा रोबोट होगा जो कि लगभग हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। एक बार फिर से रोस्टेक से हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जो कि SU-57 को लेकर के है। रोस्टेक के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि भारत अगर SU-57 के लिए राजी होता है तो ये डील भारत के लिए ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव होगी, बल्कि SU-57 का जो हाई प्रोडक्शन रेट है ये भारत में देखने को मिलेगा। अपने स्टेटमेंट को समर्थन देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत ऑलरेडी 2000 के दशक से ही Su-30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण करता आया है, और आज तकरीबन 200 से ज़्यादा जो सुखोई 30 MKI हैं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत में बनाए जा चुके हैं। रही बात यहाँ पर SU-57 के निर्माण की, तो कुछ लोगों के मन में ये मिथक है कि अगर भारत SU-57 के लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाएगा तो भारत को हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पड़ेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोस्टेक के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर भारत कभी भी SU-57 का निर्माण भारत में करना चाहेगा तो उसको सिर्फ 30% या उससे कम ही नए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इनके निर्माण के लिए, क्योंकि ऑलरेडी SU-30 MKI के निर्माण के लिए जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, ये SU-57 के साथ कंपैटिबिलिटी को शेयर करते हैं। यानी भारत को लो इन्वेस्टमेंट में ही इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण करने का मौका मिलेगा, और ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि SU-57E हम ऑफर कर रहे हैं, जो कि अपने स्टेल्थ, अपने कंपोजिट मटेरियल्स और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स के साथ साथ मैसिव स्ट्राइक पैकेज के लिए जाना जाता है, और इसके लिए ऑलरेडी जो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत में है। भारत अगर कभी भी SU-57 को एक्सेप्ट करता है तो उन्हें प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि नासिक फैसिलिटी सबसे आदर्श फैसिलिटी है, जहाँ पर न सिर्फ भारत की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, बल्कि आने वाले भविष्य में अगर हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं तो वो भी यहाँ से केटर किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ कॉस्ट पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इंपोर्टेड यूनिट से इसको कंपेयर करेंगे मेड इन इंडिया वेरिएंट को, तो तकरीबन 20 से 30% तक आपको कम कीमत देखने को मिलेगी, और भारत के लिए वो अपग्रेड के दरवाजे भी खोल देंगे। यानी वो समस्या जो भारत के साथ बनी हुई है कि क्या अगर हम SU-57 की तरफ जाएंगे तो रशिया हमें इंडिजिनस सिस्टम अपग्रेड की मंजूरी में देगा, इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन की मंजूरी देगा। रूस को इससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये भारतीय वायुसेना के ऊपर आती है बात कि भारतीय वायुसेना और भारत का रक्षा मंत्रालय इसको लेकर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर भारत SU-57 की तरफ जाना भी चाहेगा तो अमेरिकी दबाव, पेमेंट इशूज और भी कई कारण हैं जो भारत के लिए अड़ंगा बन सकते हैं। अब देखना यही है कि अंत में भारत सरकार का निर्णय क्या होता है। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने पूर्व के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ देखने को मिलेगा, इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा।
तो अब डीआरडीओ की तरफ से रिपोर्ट्स में क्लियर कर दिया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से इक्विप्ड है, इसकी टेस्टिंग को शुरू करने वाली है और ये मूविंग टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी के साथ भी हमें देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स में जहां तक रेंज की बात की गई है तो यहाँ पर ये अपने 100 किलोमीटर्स की जो रेंज है उसको रिटेन करके रखेगा, लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी और लेथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अब इसको जो कैपेबिलिटी मिली है इसके चलते ये जो स्टैटिक टारगेट्स हैं जैसे कि रनवे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयर बेसिस हो गए, उनको तो तबाह कर ही पाएगा, लेकिन अब जो मूविंग टारगेट्स हैं जैसे कि एनिमी टैंक्स हो गए या दूसरे मूविंग टारगेट्स हो गए उनको भी हिट करने की कैपेबिलिटी इसमें हमें देखने को मिलेगी और निस्संदेह भारत की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में इनकी भूमिका काफ़ी उल्लेखनीय होने वाली है। जैसे कि हमने पूर्व के अपडेट्स में आपको बताया था कि भारतीय सेना इस समय अपने जो मेन बैटल टैंक्स हैं, चाहे वो T-72 हो या T-90 भीष्म हो, इनको आने वाले थ्रेट्स के लिए पहले से प्रिपेयर कर रही है। और हमने उस रिपोर्ट्स में आपसे कहा था कि जो टैंक हैं इनको काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। और इसी बीच भारतीय थल सेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया गया है, जहां पर भारतीय थल सेना ने तकरीबन 75 प्लेटफॉर्म बेस्ड जो काउंटर अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम है यानी CUAS जो है इनको खरीदने की बात करी है और ये हमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल मैकेनिज्म के साथ देखने को मिलेंगे और ये T-90 मेन बैटल टैंक्स और T-72 टैंक्स के लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ड्रोन थ्रेट्स हमारे लिए काफ़ी लीथल होती जा रही है और रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने काफ़ी व्यापक तौर पर देखा है कि ये कितना बड़ा खतरा हमारे लिए बन सकती हैं। और उसी क्रम में अब ये जो एडवांस वेपन सिस्टम है या एडवांस काउंटर सिस्टम है ये खरीदे जा रहे हैं, जिनसे भारतीय थल सेना की जो मेन बैटल टैंक्स हैं इनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा और टैंक हमारे पूरी तरीके से सुरक्षित भी रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अपने रोल आउट की तरफ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट्स के हिसाब से 60% से ज़्यादा जो असेंबली वर्क है वो पूरा हो चुका है। लेकिन इसी बीच भारत की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं अब उनका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। दरअसल प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से ये मांग हुई है कि उन्हें तेजस मार्क 2 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी भी जिम्मेदारी मिले, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। आपको बता दें कि इस समय भारत का प्राइवेट सेक्टर हमारी उम्मीद से ज़्यादा उत्साहित है इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए, और क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी तेजस मार्क 1 ए प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनका ये इच्छा है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में भी उन्हें जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने का मौका मिले। और भारतीय वायुसेना भी उनके इस पक्ष का समर्थन करती नजर आई है। भारतीय वायुसेना ने तो बाकायदा जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है इनकी तक डिमांड करी हुई है। अब यहाँ पर जो निर्णय है ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया जाएगा कि कैसे और किस प्रकार से इनको इस प्रोग्राम में जो हिस्सेदारी है वो दी जानी है, लेकिन कुछ भी हो इसका सीधा प्रभाव हमें भारतीय वायुसेना की बढ़ती कैपेबिलिटी पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। डीआरडीओ की तरफ से एक रिपोर्ट में अवगत करवाया गया है कि उन्होंने AL-31 इंजन जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाते हैं इनके टाइम बिटवीन ओवरहॉल्स को 500 घंटों से बढ़ाकर 1000 घंटे तक कर दिया है और ये सब किया गया है इंडिजिनस कंपोनेंट्स की सहायता से, यानी कि जो इंजन का टाइम बिटवीन ओवरहॉल है अब ये इंक्रीज हुआ है और इसमें डीआरडीओ ने जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनकी मदद ली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।